नमस्कार साथियों, मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान हिस्ट्री वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री में अपनी बात चल रही थी महाराणा कुंभा पर। तो राणा कुंभा के बारे में हमने पढ़ा था कि जब राणा कुंभा शासक बनता है महाराणा कुंभा शासक बना था 1433 में और इसने शासन किया था 1468 तक। राणा कुंभा जब शासक बनता है तो इसके सामने मैंने आपको दो चुनौतियां बताई थी। एक तो यह चुनौती थी कि राणा कुंभा का पिता था, नाम था मोक्कल। कुंभा के पिता का क्या नाम था? महाराणा मोक्कल। इस मोक्कल की हत्या की थी चाचा मेरा और मेहपा पंवार ने। एक तो यह चुनौती थी कि अपने चाचा की हत्या का, अपने पिता की हत्या का बदला लेना उन हत्यारों को मारकर। अब दूसरी चुनौती इसके ऊपर मेवाड़ के साम्राज्य के ऊपर मारवाड़ के शासक, मारवाड़ का शासक था, नाम था रणमल। मारवाड़ का शासक नाम था रणमल। इस रणमल का प्रभाव था, रणमल का क्या था? प्रभाव था। अब देखो, इसको है ना रणमल के प्रभाव से मेवाड़ को मुक्त करना है। दूसरी बात, अपने पिता के हत्यारों की हत्या करके बदला भी लेना है, हत्यारों को मारना है। ठीक है ना, इसके पिता के हत्यारे थे चाचा, मेहपा, पंवार और मेरा। तो उसने पहली बात तो कर ली थी फिक्स, चाचा मेरा और मेहपा पंवार की हत्या करवा दी थी इन्हीं रणमल के द्वारा। इस रणमल के द्वारा मेहपा पंवार यहाँ से भागकर चला जाता है मांडू, ठीक है ना, सॉरी मालवा चला जाता है। अब देखो आगे की बात, ये इस रणमल का क्या करता है? ये रणमल आता है मारवाड़ में। मारवाड़ में आकर मारवाड़ की जो उच्च पदों के अधिकारी थे उनको मेवाड़ के अधिकारियों को तो हटा देता है और वहां पर मारवाड़ के अधिकारियों को लगा देता है। इसी बात से मेवाड़ी सरदार नाराज हो गए थे। अब देखो, थोड़े दिन शासन करने के बाद में इस रणमल को पता चलता है कि मुझे अब कुंभा की हत्या कर देनी चाहिए। कुंभा की हत्या करके मैं शासक बनूं स्वतंत्र। यह स्वतंत्र शासक बनना चाहता है मेवाड़ का। यह मारवाड़ का तो शासक था ही, अब ये मेवाड़ का शासक और बनना चाहता है, मेवाड़ को अपने हक में लेना चाहता है। तो इस रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किया था। इस हंसाबाई का विवाह किया था, तब एक दासी दी थी दहेज में। उस दासी का नाम था बहरमली। मारवाड़ से थी, रणमल ने ही भेजी थी। ये देखो, अब रणमल क्या करता है? मेवाड़ के दरबार के अंदर रणमल इस बहरमली से प्रेम करता है। दोनों का प्रेम वर्षन का मैटर चल रहा था। लेकिन यह बहरमली प्रेम नहीं करती थी रणमल से, यह बहरमली प्रेम करती थी किससे? कुंभा से। अब देखो, इस कंडीशन में रणमल एक दिन बोलता है इस बहरमली को कि बहरमली तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे। क्या? कि इन कुंभा की हत्या कर दे, मेरा कहना मान। तो बहरमली ने एक बार सोचा और बोली ठीक है, मैं बाद में बताऊंगी। अब यह बात ये बहरमली जाकर इस कुंभा को बोलती है कि आपका मामा रणमल मेरे लिए यह कह रहा है, आपके लिए यह कह रहा है मुझे कि आप कुंभा की हत्या कर दो। अब देखो, यह इससे प्रेम करती थी तो यह ऐसा थोड़ी कर सकती थी। यह है ना, बहरमली को कुंभा बोलता है कि तू मेरी बात सुन, क्या खाता कि कुंभा को जहर दे दे, रणमल ने ऐसा कहा था मुझे, तो यह काम तू इस रणमल के लिए कर। यह बहरमली इस बहरमली का सहारा लेता है। इस बहरमली के द्वारा इस रणमल को जहर दिलवा देता है राणा कुंभा और इस रणमल की हो जाती है यहाँ पर मृत्यु। तो इस रणमल के साथ मेवाड़ के ऊपर इसका बेटा जोधा भी आया हुआ था। मारवाड़ और मेवाड़ दोनों के बीच में विवादित शुरू हो गया है काम। रणमल की हत्या हो गई। जब इस चित्तौड़ के किले में रणमल की हत्या हो रही थी,
तब यहां पर थे मारवाड़ के सरदार, मारवाड़ के सरदार। इन सरदारों को पता चलता है तो इस रणमल के साथ यहां पर आया हुआ था रणमल का बेटा जिसका नाम था जोधा। मारवाड़ के सरदारों को पता चलता है कि यहां पर रणमल मारा गया, तो ये क्या करते हैं, इस जोधा को आवाज लगाते हैं कि जोधा भाग सके तो भाग था और रणमल मारियो जाए। क्या ना, आपके पिता रणमल तो यहाँ पर मारा गया, तू यहाँ से भाग सके तो भाग सकता है, अन्यथा तू भी यहाँ पर मरेगा। इसीलिए जोधा यहाँ से भागता है, पता नहीं कब ये मारवाड़ चला गया। और जब ये मारवाड़ की तरफ भागता है तो याद करो कुंभा का सौतेला भाई नाम था रणचूड़ा, जिसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा था। इसने मोकल के लिए इसके पिता मोकल के लिए, सॉरी इसका ताऊ था, ये भाई नहीं था, मोकल के लिए इसने राजगद्दी छोड़ी थी। इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। चूड़ा यहां से भागकर आता है मारवाड़। जब जोधा यहां से मारवाड़ पहुंचता है, इससे पहले चूड़ा ने कर लिया था मारवाड़ पर अधिकार, तो जोधा को मारवाड़ में भी शरण नहीं मिलती है। जोधा यहां से मारवाड़ होते हुए चला जाता है बीकानेर। कहां चला जाता है? बीकानेर चला जाता है। पूछा जाए बीकानेर के कौन से गांव में शरण मिली थी, तो काहुनी गांव में शरण मिलती है। कौन से गांव में? काहुनी गांव में। इस समय जोधा यहाँ से भागता है, काहुनी गांव में शरण मिलती है। कालांतर ये यहाँ भटकता रहता है बीकानेर के आसपास। बाद में है ना, धीरे धीरे आगे चलकर जोधा जाता है, एक लोक देवता है राजस्थान का, नाम है हड़बू जी। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी, ठीक है ना। हड़बू जी सांकाला राजपूत था, इसके पास जाता है। तो ये कहानी जब मैं राजस्थान का लोक देवता पढ़ाऊंगा हड़बू जी, उनमें आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा कि इस हड़बू जी के आशीर्वाद से ही जोधा को यह मारवाड़ पुनः मिला था। एक बार मारवाड़ चूड़ा के अधिकार में हो गया था। तो यह थी दूसरी चुनौती, रणकुंभा के सामने यह थी दूसरी चुनौती। अब देखो दोनों में विवाद हो गया, मारवाड़ और मेवाड़ में। अब देखो मारवाड़ पर अधिकार कर लिया दोनों तरफ से। कभी जोधा आता मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए, कभी कुंभा जाता मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। लंबा संघर्ष चलता है, बात पहुंच जाती है 1453 में। बात पहुंच जाती है 1453 में। तो कुंभा की दादी नाम था हंसाबाई। यह हंसाबाई क्या करती है, यहां पर करवा देती है एक संधि। हंसाबाई संधि करवाती है। इस संधि को इतिहास में कहा जाता है आवल बावल की संधि। पूछा जाए आवल बावल की संधि कब हुई थी, तो याद रखना यह संधि हुई थी 1453 में। आवल बावल की संधि 1453 में होती है। यहां पर हंसाबाई ने इनकी मध्यस्थता की थी। याद रखना मारवाड़ का शासक जोधा था, मेवाड़ का शासक कुंभा था, दोनों के बीच में यह संधि हुई थी। मारवाड़ के शासक जोधा और मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के बीच में यह संधि होती है। इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का निर्धारित किया गया था। आवल बावल संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ सीमा का निर्धारण किया गया था। पूछा जाए कि दोनों सीमाओं का मुख्य बिंदु या केंद्र बिंदु किसे बनाया गया था, तो बीच का केंद्र बिंदु बनाया गया था सोजत, जो पाली में है। सोजत पाली को आवल बावल संधि के तहत मेवाड़ मारवाड़ सीमा का बिंदु बनाया जाता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि दो वृक्ष थे, एक आंवले का वृक्ष था और एक बबूल का वृक्ष था। तो ये जो आंवले का वृक्ष है यह मेवाड़ का होगा, बबूल का वृक्ष मारवाड़ का होगा। तो इसीलिए इस संधि का नाम आवल बावल की संधि पड़ा था। 1437 में हुई थी, ठीक है ना। सोजत पाली यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है, यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। सोजत पाली को मुख्य केंद्र बनाया जाता है और यहाँ पर सोजत को जो है ना मारवाड़ में शामिल किया गया था और मेवाड़ की सीमा का निर्धारित किया गया था। इसी संधि के तहत जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह, जोधा की पुत्री थी जिसका नाम था श्रृंगारी देवी, श्रृंगारी देवी का विवाह किया था कुंभा के बेटे रायमल के साथ। दोनों का क्या होता है,
विवाह होता है। आवल बावल की संधि के तहत मारवाड़ के शासक राव जोधा ने आवल बावल संधि के तहत मारवाड़ के शासक राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के बेटे रायमल के साथ किया गया था। वैवाहिक संबंध इसलिए किया था, वैवाहिक संबंध हंसाबाई ने करवाया था कि आगे चलकर दोनों रियासतों के बीच में कभी मन मुटाव न हुए, यह रिश्तेदारी के बंधन में बंध जाएंगे, इसीलिए यह विवाह किया गया था। अब देखो अपनी बात चल रही थी, वो बात चल रही थी विजय स्तंभ पर। ये दो मुख्य चुनौतियां थी और दोनों को इसने खत्म कर दिया। अपनी बात कहां पर चल रही थी? अपनी बात चल रही थी कल विजय स्तंभ पर। तो विजय स्तंभ के बारे में मैंने आपको बताया था कि विजय स्तंभ का निर्माण है यह 1440 से 48 के बीच में होता है। पूछा जाए विजय स्तंभ का निर्माण तो 1440 से 48 के बीच किसने करवाया था? यह करवाया था कुंभा ने। कितने मंजिला है? तो यह है 9 मंजिला, 9 मंजिली इमारत है। पूछा जाए इसका वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार था जेता, नापा, पोमा और पुंजा। यह है इसके वास्तुकार। ठीक है। यदि पूछा जाए क्यों करवाया गया था तो यह करवाया गया था सारंगपुर युद्ध विजय की खुशी में। सारंगपुर युद्ध विजय की खुशी में। पूछा जाए सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था तो कल मैंने आपको बताया था 1437 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में हुआ था। 1437 में सारंगपुर का युद्ध इसलिए होता है, राणा कुंभा ने मालवा के ऊपर आक्रमण इसलिए किया था कि कुंभा का पिता था, नाम था मोकल। मोकल की हत्या की थी चाचा मेरा और मेहपा पवार ने। तो ये रणमल के द्वारा हत्या करवाना चाहता है तो मेहपा पवार बच जाता है यहाँ पर। और ये मेहपा पवार और चाचा का बेटा था एका, ये दोनों भागकर चले जाते हैं मालवा। ये जब भागकर मालवा चले जाते हैं तो इसको वापस लौटाने के लिए कहा था कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को। खिलजी मना कर देता है कि नहीं दूंगा वापस, इसीलिए 1437 में सारंगपुर पर आक्रमण किया था। ठीक है ना। यदि विजय स्तंभ के बारे में और पूछा जाए तो इसका निर्माण मैंने आपको बता दिया 40 से 48 के बीच में हुआ था और सारंगपुर युद्ध विजय की खुशी में हुआ था। ये 9 मंजिली इमारत है। तो मैं आपको विजय स्तंभ बनाकर दिखाऊं तो कहां पर बनाऊं, जगह नहीं है। पहले इनको देखो आप दोबारा और उसके बाद में बनाकर दिखाता हूं। हम पढ़ रहे हैं राणा कुंभा। इसका जो स्थानीय जीवन था छोटा पहले, वो हमने बात कर ली थी। जब ये शासक बनता है तो इसके सामने 2 चुनौतियां होती है। इसके सामने 2 मुख्य चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी अपने पिता की हत्या का बदला लेना और दूसरी चुनौती थी अपने मामा रणमल का प्रभाव कम करना। अपने मामा रणमल का प्रभाव मेवाड़ के शासन से कम करना। ये जो पहली चुनौती तो ये कर लेता है, इसका तो सामना। दूसरी चुनौती इस प्रकार करता है कि मारवाड़ का शासक था रणमल और राणा कुंभा की जो दादी थी हंसाबाई, इसके साथ एक बहारमली नामक दासी आई थी। इस दासी ने क्या किया था? रणमल की हत्या की थी शराब में जहर देकर की थी हत्या। तो इसी के सहारे इसने रणमल की हत्या की थी। उसके बाद में देखो यहां से क्या होता है कि मारवाड़ के सरदार यहां पर शामिल थे। जब हत्या होती है तो रणमल के साथ में रणमल का बेटा जोधा आया हुआ था। तब इन सरदारों ने आवाज लगाई कि जोधा भाग सके तो भाग, तारो रणमल मारियो जाए। इसीलिए रणमल मरता है और जोधा यहाँ से भागता है। जोधा मारवाड़ होते हुए पहुंच जाता है बीकानेर और बीकानेर के काहुनी गांव में इनको शरण मिलती है। कौन से गांव में मिलती है? काहुनी गांव में इनको शरण मिलती है। ठीक है। बाद में यह जोधा हड़बूजी के आशीर्वाद से पुनः मारवाड़ प्राप्त करेगा, जो मैं आपको राजस्थान के लोक देवता में पढ़ाऊंगा। अब देखो आगे की बात।
ये दोनों में विवाद हो गया था 1437 में। इस विवाद को खत्म करने के लिए हंसाबाई ने एक संधि करवाई थी और उसे इतिहास में कहा जाता है आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि कब हुई थी? तो 1437 में हुई थी, सॉरी 1453 में हुई थी, ठीक है ना। हंसाबाई ने इसकी मध्यस्थता की थी। इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का निर्धारण किया गया था। मुख्य केंद्र बिंदु सोजत पाली को बनाया गया था। यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और इस संधि के तहत जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह राणा कुंभा के बड़े बेटे रायमल के साथ किया था, ठीक है ना। यह वैवाहिक संबंध होता है आवल बावल की संधि के तहत। अब देखो आगे की बात। अपनी बात चल रही थी विजय स्तंभ पर। सारंगपुर युद्ध विजय की खुशी में राणा कुंभा ने करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ठीक है ना। निर्माण होता है 1440 से 48 के बीच और करवाता है कुंभा। यह 9 मंजिली इमारत है। इसका वास्तुकार था जेता, नापा, कोमा और पुंजा। और सारंगपुर का युद्ध है वो होता है 1437 में। अब हम विजय स्तंभ को देखते हैं। अब देखो हम बात करते हैं विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ यह कहां पर है? तो यह है चित्तौड़ के दुर्ग में। विजय स्तंभ है चित्तौड़ के दुर्ग में। मैंने आपको बताया विजय स्तंभ है 9 मंजिला। ये 9 मंजिली इमारत है। यह है 9 मंजिला इमारत। यदि पूछा जाए विजय स्तंभ की कि यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई कितनी है, विजय स्तंभ की ऊंचाई के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखना विजय स्तंभ की ऊंचाई 120 फीट भी है और 122 फीट भी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना। पूछा जाए विजय स्तंभ की लंबाई कितनी थी तो 120 फीट थी। पूछा जाए विजय स्तंभ की लंबाई कितनी है तो 122 फीट है। कारण क्या था? यह जो 9वीं मंजिल है, इस 9वीं मंजिल पर मैं बात कर रहा हूं 9वीं मंजिल की। 1857 ईस्वी में इस 9वीं मंजिल पर आकाशीय बिजली गिरी थी। 9वीं मंजिल पर आकाशीय बिजली गिरी थी और यह बिजली गिरने के कारण यह 9वीं मंजिल टूट जाती है। 9वीं मंजिल क्या हो जाती है? ग्रस्त हो जाती है। और इस समय मेवाड़ का जो शासक था, उस शासक का नाम था राणा स्वरूप सिंह। क्या नाम था? राणा स्वरूप सिंह। इस स्वरूप सिंह ने इस 9वीं मंजिल का करवाया था पुनः निर्माण। 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण करवाता है। तब इसकी 2 फीट ऊंचाई है वो बढ़ा दी जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण किसने करवाया था तो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1857 में करवाया था, ठीक है। पूछा जाए कि इसकी आधार कितना है, चौड़ाई कितनी है। यदि आपसे आधार पूछा जाए तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 30 फीट। कितनी है? चौड़ाई है इसकी 30 फीट, ठीक है ना। पूछा जाए यहां से लेकर यहां तक है कितनी सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा तो विद्यार्थियों सीढ़ियां लगी हुई है 157। कितनी सीढ़ियां लगी हुई है? 157 सीढ़ियां लगी हुई है। पूछा जाए इसका मिस्त्री या वास्तुकार कौन था तो इसका जो वास्तुकार था वो था जेता और नापा, पोमा और पुंजा, ये इसके वास्तुकार थे, ठीक है ना। पूछा जाए विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे तो जेता, नापा, पोमा और पुंजा ये वास्तुकार थे। इस विजय स्तंभ को कहा जाता है विष्णु स्तंभ। क्या कहा जाता है? विष्णु स्तंभ। क्यों कहा जाता है? तो यह विजय स्तंभ जो इमारत है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, इसीलिए इसको कहा जाता है विष्णु स्तंभ। इसी को कहा जाता है कीर्ति स्तंभ। क्या कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। तो सारंगपुर युद्ध
कौन सा युद्ध? सारंगपुर युद्ध। सारंगपुर युद्ध होने के बाद महाराणा कुंभा की चारों तरफ कीर्ति ही कीर्ति फैल गई थी, इसीलिए इसको कहा गया था कीर्ति स्तंभ। यदि पूछा जाए कि विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है, तो विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में बिस्मिल्लाह शब्द कहां पर लिखा गया है, तो राजस्थान में बिस्मिल्लाह शब्द है, यह लिखा गया है गोगामेडी के मुख्य मंदिर के द्वार पर। गोगामेडी के मुख्य मंदिर के द्वार पर। पूछा जाए गोगामेडी का मुख्य मंदिर कहां पर है, तो याद रखना यह है नौहर हनुमानगढ़ में। इस पर लिखा गया है अरबी भाषा में बिस्मिल्लाह शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेहरबान। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेहरबान। यह जो गोगामेडी का मुख्य मंदिर है, यह मकबरे के आकार का बना हुआ है, मकबरे नुमा बना हुआ है, जिसका निर्माण फिरोज साहेब तुगलक ने करवाया था। ठीक है ना। इसका जो आज का आधुनिक रूप है वो गंगा सिंह राठौड़ ने दिया था, जो बीकानेर का शासक था। ठीक है। अब देखो, इस विजय स्तंभ के चारों ओर यहां पर लगी हुई है मूर्तियां। विजय स्तंभ के चारों ओर क्या लगी हुई है? हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है। अत्यधिक मात्रा में मूर्तियां लगी होने के कारण इसे कहा जाता है मूर्तियों का अजायब घर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान की किस इमारत को या किस भवन को हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, तो वो है विजय स्तंभ। ठीक है ना। और अत्यधिक मात्रा में मूर्तियां लगी होने के कारण इसे कहा जाता है भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोष। अत्यधिक मात्रा में मूर्तियां लगी होने के कारण इस विजय स्तंभ को कहा जाता है भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोष। ठीक है ना। 3 डिपार्टमेंट है, याद रखना। एक तो है राजस्थान पुलिस, एक है RPSC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। ठीक है ना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये। और एक है JK सुपर सीमेंट। ये 3 डिपार्टमेंट है जो इस विजय स्तंभ को अपना प्रतीक चिन्ह मानते हैं। राजस्थान की पहली इमारत है विजय स्तंभ, जिस पर 15 अगस्त 1949 को भारतीय डाक तार विभाग ने 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। 15 अगस्त 1949 को भारतीय डाक तार विभाग ने 1 रुपए का डाक टिकट है वो जारी किया था। यह राजस्थान की पहली इमारत है। इन्हीं विजय स्तंभ के पास यहाँ पर 6 पत्थरों की पर एक प्रशस्ति लिखी हुई है, जिन्हें कहा जाता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहा जाता है, जिसकी रचना हुई थी 1460 में। और किसने की थी? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट ने की थी। दोबारा देखो, इस विजय स्तंभ का निर्माण के बारे में तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। निर्माण तो करवाया था राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। और होता है 1440 से लेकर 1448 के बीच में। और सारंगपुर युद्ध विजय की खुशी में करवाया था। कौन सी युद्ध विजय की खुशी में? सारंगपुर युद्ध विजय की खुशी में। यह कहां पर बना हुआ है?
चित्तौड़ के दुर्ग में बना हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 120 या 122 फीट है। इसमें सीढ़ियां कितनी है? 157 है। पूछे लागत कितनी लगी थी? तो याद रखना इस पर लागत लगी थी 90 लाख रुपए वर्तमान के। सीढ़ियां कितनी? 157। वास्तुकार जेता, नापा, पोमा और पुंजा। ठीक है, इसी को कहा जाता है विष्णु स्तंभ। क्या कहा जाता है? विष्णु स्तंभ कहा जाता है। क्यों? कि ये भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण, और इसी को कहा जाता है कीर्ति स्तंभ। सारंगपुर युद्ध विजय के बाद में राणा कुंभा की चारों ओर कीर्ति ही कीर्ति फैल गई थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर कौन सी भाषा में क्या लिखा हुआ है? तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। पूछा जाए राजस्थान के किस इमारत पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है? तो गोगामेडी के मुख्य मंदिर के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह शब्द, जो नोहर हनुमानगढ़ में है। अब इसके चारों ओर अत्यधिक मात्रा में मूर्तियां लगी होने के कारण इसे कहा जाता है मूर्तियों का अजायब घर। क्या कहा जाता है? मूर्तियों का अजायब घर। और इसी को कहा जाता है भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। अब देखो, यहाँ पर 6 पत्थरों पर उत्कीर्ण की गई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो 1460 में उत्कीर्ण की गई थी। और 1460 में इसको उत्कीर्ण करने का काम अत्रि भट्ट और इसके पुत्र महेश भट्ट ने किया था। विजय स्तंभ प्रशस्ति के उत्कीर्णकर्ता कौन थे? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट थे। यदि आपसे पूछा जाए कि इस प्रशस्ति से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो याद रखना इस प्रशस्ति से हमें मिलती है महाराणा कुंभा के युद्ध अभियान। विजय स्तंभ प्रशस्ति से क्या जानकारी मिलती है? महाराणा कुंभा के युद्ध अभियान और धारण की गई उपाधियां। महाराणा कुंभा ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे और कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? विजय स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है। राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर भारतीय डाक तार विभाग ने 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और जे.के. सुपर सीमेंट तीनों इसको अपना प्रतीक चिन्ह मानती है। दोस्तों, अब एक तो बच गया कुंभलगढ़ दुर्ग, राणा कुंभा का, अचलगढ़ और मचान, ये 3 तो दुर्ग बच गए। उसके बाद में बच गई इसकी उपाधियां और इसकी जो है ना संगीत कला, उसके बारे में इसने कौन से ग्रंथ लिखे थे। धन्यवाद। बाकी कल वाले वीडियो में कुंभा को हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके दोस्तों।